एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आज हम लोग क्या करने हैं, एनसीईआरटी के 12th का हेलो एल्किन और हेलो एरिन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इससे ही मिलते जुलते एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, कम टाइम रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो सिंपल से पहला पहला हेडिंग एनसीईआरटी का हेलो एल्किन प्रिपेयर कैसे करते हैं। सिंपली कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको यहाँ पे देखिए। हेलो एल्किन का रिएक्शन अगर हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन या किसी हेलाइड से करा देते हैं तो हमें आर एक्स मिल जाएगा, एल के हेलाइड। किसी अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करा देंगे तो हेलो एल्किन बन जाएगा। एल्केन रिएक्शन एल्कोहलिक रिएक्शन SOCl2 करा देंगे तो आर, जैसे कि ROH है, इसका रिएक्शन SOCl2 करा देंगे तो RCl बन गया ना भाई साहब। तो यही तो हेलो एल्केन है। ठीक है, ये बनाने का तरीका है। ठीक है, अब बोला है अगर जब किसी हाइड्रो, एक तरीका और है हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्कीन बनाने का। अभी आप जैसे कि एल्कीन का रिएक्शन XX से कर दें तो यहाँ पर भी हेलो एल्कीन बन जाता है। यहीं एक आप सिंपल से कोई एल्कीन रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से HX से कराते हैं। HX मतलब HCl HBr HCl से कराते हैं तो यहाँ पे एक रूल होता है, मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल क्या होता है, मार्कोनी का रूल होता है अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाइक C डबल बॉन्ड C CH3CH, ठीक है, तो वो बोलता है हाइड्रोजन वहां पे लगाओ जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। ये मार्कोनी का रूल कहता है। तो मतलब कि अगर मान लो इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा यहाँ CH2 CH Cl CH3। तो मतलब हाइड्रोजन कहाँ लगा है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, सिंपल है, आसान है, ये मार्कोनी का रूल है। सेम इसका वाइस वर्सा क्या है, एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां लगाओ जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो अगर उसका रिएक्शन अगर इसका रिएक्शन हम सेम रिएक्शन अगर हम HBr और peroxide के बेस पे कराते हैं, देखो एंटी मार्कोनी का रूल वही काम करता है जहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड दिया गया है, पेरोक्साइड दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो वहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में फिट रखना है। अभी इसका रिएक्शन हम करा देते हैं HBr H2O2। तो अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां लगाओ जहाँ पे नंबर हाइड्रोजन ज्यादा हो। उसका वाइस वर्सा है, मार्कोनी रूल का वाइस वर्सा है। ठीक है, तो लगा देते हैं। ये हो जाएगा CH2Br CH2CH3। देखो इसका प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या मिला है, प्राइमरी एल्केहाइड मिला है, इसमें सेकेंडरी एल्केहाइड है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है मार्कोनी क्या होता है एंटी मार्कोनी रूल। तो देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हुआ है, एल्किन का रिएक्शन Br2 से कराया है तो क्या हुआ, डाइब्रोमिनेशन होता है, सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या रेडिकल रिएक्शन, ये सब तो आप बिल्कुल बहुत सिंपल आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नेम रिएक्शन है जो बहुत फेमस है। ऐसे नेम रिएक्शन आपको एग्जाम में नेम रिएक्शन नहीं पूछेगा, बट वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन जो है ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है वो शॉर्ट्स रिएक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये माइंड में आपको फिट होना चाहिए। वो कभी आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द फिंकलिस्ट, वो दिया रहेगा चार ऑप्शन, उसमें आपको पिक करना है कौन सा फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है, याद क्या रखना है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी एल्किल हैलाइड मतलब आर बी आर का रिएक्शन NaI से कराते हैं, किससे कराते हैं, NaI से कराते हैं। ठीक है, बहुत याद रखिएगा, किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन NaI से कराते हैं तो RI बनता है। मतलब जैसे क्लोरोबेज एल्डिहाइड मतलब कि RxRCl RBr का रिएक्शन NaI से बनता है तो RI बन जाता है। सिंपली हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको भी बोल सकते हैं। तो एक टाइप का फिंकल एक्सट्रीम रिएक्शन का नेम रख सकते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या देखो क्या हुआ है, यहाँ पे X जो है ClBr से I हो गया, RI बन गया। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। अगर ऐसा दिया रहेगा ये रिएक्शन और पूछे कौन सा रिएक्शन है तो आप बता ले जाएंगे, बिल्कुल बता ले जाएंगे, यही यही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन बहुत ही यूनिक रिएक्शन है, क्योंकि बहुत कम रिएक्शन है जिसके थ्रू हम एल्किल फ्लोराइड बना लेंगे, ऐसा बहुत कम रिएक्शन है। तो आप याद रखना, जब किसी एल्किल हाइड्राइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। जब किसी एल्किल हाइड्राइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है, दैट इज शॉर्ट रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन बहुत यूनिक है, आपको याद होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, चार रिएक्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रिएक्शन शॉर्ट रिएक्शन है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, अब हेलो हेलो एल्कीन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, लोअर हैलाइड आर कलरलेस विथ स्मेट सॉइड में प्रेजेंट वाइली, लिक्विड एक्सेप्ट CH3Cl। ये पॉइंट है, आपको याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसमें कुछ
दिमाग लगाना नहीं, बस याद रखना दिमाग में, ठीक है। और क्या कोएबिलिटी आप कहते थे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये सिंपल है, आर आर आई आर 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 बी आर आर सी एल आर एफ में कौन सा एल्किल हैलाइड मोस्ट से रिएक्टिव होगा, क्योंकि आर आई, क्यों, क्योंकि आयोडीन और आर का बॉन्ड बहुत वीक होता है, क्योंकि बड़ा साइज है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, कार्बन का साइज मान लो ये है, और आयोडीन साइज इतना बड़ा है। अब दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर आर और एफ का देखें, देखो इसका साइज ये है तो एफ का साइज ये है, दोनों का साइज सेम है, तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, तो बॉन्ड इजीली टूटता नहीं, तो रिएक्शन इजीली होता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम इसमें बोला है, फॉर सम हैलाइड ग्रुप लाइक ऑर्डर थर्ड हैलाइड, सेकंड हैलाइड, फर्स्ट हैलाइड। सिंपली क्या बोला है, जो टर्शियल का हैलाइड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी की। इसका लॉजिक समझे क्या? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगर कोई आर सी आर आर ए सी एल, आर सी आर ए एच सी एल, जब ये थर्ड सी एल के है, ये सेकंडरी एल के है। इसमें बोला जब ये ज़्यादा फास्ट होगा सेकंडरी, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन का टाइम बनेगा वो टर्सरी कार्बन का टाइम बनेगा, जो यहाँ पे कार्बन का टाइम सेकंडरी, इसलिए ज़्यादा फास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पोलरिटी ऑर्डर क्या होता है, सिंपल सी बात, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा पोलरिटी हुआ। तो आर एफ के बीच में पोलरिटी ऑर्डर डिफरेंस ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए पोलरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा आर एफ का होगा, फिर आर सी एल का, आर बी आर का, आर आई का। कोई दिक्कत इसमें ये सब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है, एनसीईआरटी का अपने दिमाग नहीं है। और सेम ऐसे मेल्टिंग बॉइलिंग फॉर इस सेम एल्गे ग्रुप, तो किसका, आर आई का होता है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए मेल्ट करना और बॉयल करना उसको टाइम लगता है, एल्गे हैलाइड का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था, सब पॉइंट वाइज पॉइंट है। और दूसरा है, जो हेलो एल्कीन होता है, हेलोरीन जो होता है, वो किसकी, वो मोस्टली एस एन वन टाइप एस एन टू रिएक्शन देखता है, ठीक है। अब हम किसी एल्की हैलाइड का रिएक्शन अगर बेस से कराते हैं, तो क्या मिल जाता है, बेस आर आर एस का रिएक्शन के बेस से कराते हैं तो आर ओ एच मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। अगर आर एक्स का रिएक्शन एच टू कराते हैं तो भी आर ओ अल्कोहल मिल जाता है। अगर आर एस का रिएक्शन एन ए ओ आर से कराते हैं, सोडियम, लाइक सोडियम एन ए ओ कोई मेथॉक्साइड किसी से करा देते हैं तो हमें ईथर मिल जाता है, सोडियम मेथॉक्साइड, तो हमें ईथर मिल जाता है। वहीं किसी एल्के हैलाइड का रिएक्शन NaI और एस्टोन से करा दें तो Ri बन जाता है। ये तो फिंकल स्टीन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ है, बीच में याद रखना है। अब किसी एल्के हैलाइड के रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, तो ये क्या करता है, एस को रिप्लेस करके वो आप हाइड्रोजन लगा देता है, एक टाइप का रिडक्शन करता है। तो ये हमारे एल्केन इस टाइप के रिएक्शन देते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। अब हेलो एल्केन मोस्टली दो टाइप के रिएक्शन देते हैं, एस एन वन रिएक्शन, एस एन टू रिएक्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस एन वन एस एन टू, ये बना के दिख रहा हूँ। देखो एस एन वन रिएक्शन में जो होता है, यहाँ पे जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। एस एन वन मतलब कि जहाँ पे कार्बोकैटायन बने, जहाँ पे जैसे कि यहाँ बोला है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, और ये टू स्टेप में होता है, जबकि SN2 क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको देखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये देखो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर, ये सब डिफरेंस आप याद रखना, जो SN1 होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है, SN2 होता है सेकंड ऑर्डर। देखो SN1 से ही समझ, ये वन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये टू है जो सेकंड ऑर्डर है। अब ऑर्डर कैसे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल जो रेट होता है केवल एल्किल हैलाइड डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे SN2 में क्या हो रहा है, रोल जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो एल्किल हाइड्राइड प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों डिपेंड करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है, जब ऐसा नॉन बात करते हैं, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा थर्ड डिग्री वाले कार्बोकैटायन सेकंड प्राइमरी, और इसमें जो रिएक्टिविटी होता है उसका वाइस वर्सा होता है, पहले सबसे स्टेबल प्राइमरी होता है, सेकंडरी और थर्ड होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, पर यहाँ पे SN2 में जो होता है स्टेरिक फैक्टर डिपेंड करता है, इसलिए जो प्राइमरी होता है वो बहुत कम स्टेरिक होता है, उससे उससे रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको पता हो जाएगा, बस आप एक बार स्लाइड को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हेलो एरिन को, जैसे हेलो एल्केन हमने बना दिया, हेलो एरिन कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी में बहुत बार हर जगह दिया गया है, और ये कई जगह दिया गया है, ठीक है। देखो, एक तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कि बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करो, आयरन आयरन के प्रेजेंस में इन डार्क में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। एक तरीका बहुत सिंपल है कि एनिलीन लो, उसका रिएक्शन लगा दो, एनिलीन का रिएक्शन करा दो, एनिलीन का रिएक्शन
HNO2 करा दो। HNO2 क्या होता है? HNO2 मिलके बनता है कि NaNO2 प्लस HCl से करा दो, तो डाइजीनियम साल्ट बन जाएगा। इसे डाइजेस्टेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डाइजीनियम साल्ट बन गया। अब डाइजीनियम साल्ट का रिएक्शन बहुत चीज से करा सकते हो हाइड्रोजन के बनाने के लिए। अगर CuCl2 HCl से करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये एक नेम रिएक्शन दैट इज CuBr2। HBr से करा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर के डाइट के आई से करा देंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये सब सैंड में रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल सैंड में रिएक्शन। एक और इसका, एक अगर इसका रिएक्शन HbF4 से करा दें, क्या करा दें? HbF4 से करा दें, उससे क्या बन जाता है? उससे बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ लिखा है। ठीक है, इसे बोलते हैं बस सीमेन रिएक्शन। ठीक है, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे तरीके हैं जो तुम हेलोल्किन बना सकते हो, हेलो एरीन बना सकते हो। अगर वहीं देखो, अगर फ्लोराइड केस में अगर एल्किल फ्लोराइड बनाना होगा तो हम सॉल्ट रिएक्शन यूज करेंगे, और अगर हमें एरिल फ्लोराइड बनाना होगा तो HbF4 यूज करेंगे, दैट इज बोल सेमेन रिएक्शन। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का देख लेते हैं। ये सब एनसीईआरटी की लाइन इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हम क्या है, एग्जाम में क्या आएगा? एनसीईआरटी आएगा, तो हम एनसीईआरटी पे ही बारे में बात करेंगे। एरिल हैलाइड आर कलरलेस लिक्विड एंड कलरलेस सॉलिड विथ कैरेक्टरिस्टिक कलर। बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज, मतलब ArI, ArBr साइज की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एल्किल ब्रोमाइड आयोडाइड होता है। और ये पॉइंट भी आप पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन अर्थ मेटा आइसोमर, दिस इज बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल एंड नेचर ऑफ पी आइसोमर। तो भाई ये बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है जब स्टेटमेंट वाला टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए ऐसे ये पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर रखा, आपको एक दो बार पढ़ना है। Due to resonance in chlorobenzene, CCl bond is shorter and hence its dipole moment less than cyclohexyl chloride। अब सिंपल सी इस बात का अगर आपको मतलब समझना है तो बहुत सिंपल है कि अगर बोल रहा है कि यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड प्लस क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में एससीसीएल बॉन्ड है, ये शॉर्टर होता है। यानी इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि ये जो इसका हाइड्रोजन है, ये टाइप ऑफ पर्सन से डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसका क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे एक टाइप का डबल बॉन्ड बन रहा है। उसकी वजह से बेंजीन वाला क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड जो होता है शॉर्ट होता है देन साइक्लोहेक्सेन वाला कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में। ठीक है, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी बहुत स्लो होता है। इसको इजली बेंजीन से क्लोरीन को हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता बट इजिली नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। आगे है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पर। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ले, अभी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ये सब पढ़ना है। जो जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जहाँ है, न्यूक्लियोफिलिक एरिल हाइड्राइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? अभी आपने मैं बताया कि जो बेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, उसमें क्या होता है? बेंजीन 7% डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इजीली वो क्लोरीन को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, देयर लो रिएक्टिव एट्रीब्यूट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब इसने देखा है इनका लो रिएक्टिविटी होता है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा? एलिड हाइलाइट आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रीजन। उसमें बहुत सारे रीजन दिए, इसमें से वही ये दो रीजन जो मैच करेगा वही सही होगा। ठीक है, तो एक रीजन होगा ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये मैंने पहले बता दिया। एक रीजन और हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है, इम्प्लीट इलेक्ट्रॉन डिक्लोराइज हो जाए, उसके साथ डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहा, वो भी एक रीजन हो सकता है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये तीन रीजन है, आपको पता होना चाहिए। अगर क्लोरीन निकल जाएगा तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये तीन रीजन है जिसकी वजह से एल हाइलाइटेशन स्लो होती है। ये क्या हो सकता है? ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हाउ एवर एल हाइलाइड हैविंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2SO3 आर ऑर्थो और पैराबोलिक अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए ये बोल रहा है, ठीक है, क्या नाम, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अगर हम कुछ बहुत सारे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ये सब्स्टिट्यूशन देता है। देखो यहाँ पे इसने क्या तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, और क्लोरीन के साथ जब सिर्फ सिंपली
हीट कर दे रहा, कूलिंग निकल के वहां पे अल्कोहल बन जा रहा है। समझे? सिंपली सारा कमाल यहाँ पे। देखिए इधर क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली एक हीटिंग के हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे अल्कोहल बन गया। इसको, इसका एक कॉमन नेम है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये कई बार पूछा गया है। ये स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कहाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है हेलोएलिन आर आर्थो पैराडाइटन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। हमें से याद रखना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हेलोएल्केन जो होते हैं, हेलोएलिन जो होते हैं वो प्लस या इफेक्ट, प्लस यम इफेक्ट की वजह से आर्थो पैराडाइटिंग होती है। बिल्कुल गलत बात है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से आर्थो पैराडाइटिंग होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज एट द अर्थ वन पैराबोलिक एग्जांपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब बहुत इजी है। हाइड्रोजन रिएक्शन, नाइट्रोजन रिएक्शन, सल्फर सल्फर रिएक्शन, ये सब बहुत इजी है। ये सब आपको एग्जांपल और दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ और रिएक्शन, हेलो एल्केन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने दिखा दिया। रिएक्शन कुछ और जो मेटल से हेलो एल्केन करते हैं, तो एक होता है वुड फिटिंग रिएक्शन, किसी एरिड हैलाइड का रिएक्शन किसी एल्के हैलाइड से कराते हैं, जब प्रोजेक्शन ऑफ सोडियम ईथर, तो क्या बन जाता है, क्या नाम, हेलोल्किन बन जाता है। अभी आप देख, नहीं सॉरी, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए। अगर मान लो मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl से करा देते हैं। ईथर सॉल्वेंट रहेगा, ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, टॉलवेट। तो एक तरह का हाइड्रोकार्बन बन गया। सिंपल से याद रखना, उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। उर्ज मतलब क्या, जब उर्ज रिएक्शन आप नहीं जानते, बहुत फेमस रिएक्शन आपको जानना चाहिए। अगर कोई एल्केहाइड C2H5 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करता है, दो मोल, तो क्या बन जाता है, C2H5 C2H5, सिंपली हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, दो, उसका दो मोल यूज करते हैं। तो ये उर्ज रिएक्शन हो गया। उर्ज रिएक्शन में हमें देखो यहाँ पे ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हो, देखो यहाँ पे एल्किल यूज करते, ये बात देखा। ऊर्ज मतलब क्या, एल्किल, और फिटिंग मतलब क्या, एरो, एरे, एरोमेटिक वन। तो एरोमेटिक और एल्किल मिला के ये बना रहे। ठीक, याद रहेगा, बहुत आसान है। सिंपली ऐसे इस केस में, इसका केस देखिए, दो मेल, अगर देखो फिटिंग मतलब क्या, बेंजीन लेगा। अगर दो मोल एरिल हाइड्राइड लेंगे तो क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। तो ये नेम रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट चीज है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी में क्या लास्ट में दिया गया है, बोला है फ्रेऑन आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, फ्रेऑन्स क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड। जैसे कभी क्वेश्चन पूछेगा ना, व्हाट इज द फ्रेऑन्स, तो उसमें बहुत सारे चार ऑप्शन देंगे, उसमें आप बता देना फ्रेऑन जो होता है क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है, जो कलेक्टिवली आप मेथेन एथेन जो कलेक्टिवली नोन करते हैं क्या, फ्रेऑन्स। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉर्ट रिएक्शन यूजिंग टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये आपको याद रखना। फ्रेऑन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेऑन इन इंडस्ट्रियल यूज। फ्रेऑन एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल ओजोन बैलेंस। ये सब पॉइंट आपको याद रखना फ्रेऑन के बारे में, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ बोला डीडीटी, डीडीटी क्या होता है, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। इट इज परसिस्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट दैट रेडली absorb द सॉइल सेडिमेंट व्हिच कैन एट बोथ सिंक एंड व्हाटएवर थिंग्स। ठीक है, आपको याद रखना है। डीडीटी क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है। बट एनसीईआरटी में आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बना गया है, तो आपको स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में दिया है, बट बनाएंगे कैसे ये तो आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीडीटी कैसे बनता है, सिंपली दो आपको क्लोरल लेना है। क्लोरल क्या होता है, CCl3COH, इसको क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। इसका रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन से करा दें, वो भी दो मोल क्लोरोबेंजीन से, जो प्रोडक्ट बनता है उसी को डीडीटी बनते हैं। अभी दो मोल क्या करता है, ये वाला एच, ये वाला एच, इसके कार्बोनिक के साथ वाटर निकाल लेता है, बन जाता है आपका डीडीटी। तो बन गया क्या, CCl3CH, ओ एच निकल गया है, एक के साथ इधर जाएगा,
एक के साथ इधर जाएगा। ये हो गया आपका डी डी टी। ठीक है, स्ट्रक्चर पता है, पूछा जा सकता है। कैसे बनाते हैं पता है, पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने एनसीईआरटी का ही कुछ पॉइंट उठा लिया, जो एनसीईआरटी एकदम कारगिल एनसीईआरटी एग्जैक्ट एनसीईआरटी उठाया है। उसमें क्या है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको बहुत दिमाग में ध्यान रखना है। वो क्या रखना है, देखो। नहीं यार, ये वैसे हाँ, इन्होंने बोला है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एनसीईआरटी का क्या है, टाइप का चार्ट है। उसमें क्या है, कोई आर एक्स है, उसका अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है तो आर एन यू बनाता है और एक्स बनाता है। तो आर एन यू मतलब कि न्यूक्लियोफाइल उसके आर के साथ जुड़ जाता है। सिंपली याद रखना, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल है। इनका रिएक्शन अगर हम किसी एल्किल हैलाइड से करा देते हैं, आर एक्स से करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, अगर ओ एच माइनस से करेगा तो एल्कोहल बन जाएगा, वाटर से करेगा एल्कोहल बन जाएगा, आर ओ माइनस मतलब एथॉक्साइड मेथॉक्साइड बनेगा तो ईथर बन जाएगा, आयड हाइड्रोजन से बनेंगे तो एल्किल हाइड्रोजन बन जाएगा, अमोनिया से करेंगे तो एल्किल एमीन बन जाएगा। ये सब आर सी एल, मान लो आर सी एल एज एग्जाम्पल लेंगे, अगर आर सी एल का ओ एच माइनस से करेंगे तो आर ओ एच बन जाएगा, आर सी एल का जैसे यूज करेंगे आर ओ एच बन जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसा अगर प्राइमरी एमीन करेंगे तो सेकेंडरी एमीन बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन से करेंगे टर्सरी एमीन बन जाएगा। याद रखने वाली ये दोनों बात, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सीएन से कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, सिंपल सी बात है। वहीं अगर किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एजीसीएन से कराते हैं, ये बात याद रखना, एजीसीएन से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड ना बन के एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ये बात आपको याद रखना है, क्या रखना है, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। सेम ऐसे अगर डायरेक्ट NO2 से कराएंगे तो क्या, एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा, और अगर AgNO2 से कराएंगे तो नाइट्रो एल्कीन बन जाएगा। ये सब बातें आपको याद रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट था, ये दोनों इंपॉर्टेंट था, आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हम क्या करते हैं, कुछ इसके नियम रेशा भी जो बना ना, फिल्टर एसाइलेशन नाइट्रोनेशन, ये सब देख लेते हैं क्या है। किसी अगर हेलो एरिन का रिएक्शन कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आर्थो एंड पैरा बनता है। आप बताइए मेजर कौन होगा। आपको पता है हेलोजन क्या होता है, आर्थो में पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेजर कौन होता है, पैरा, क्योंकि आर्थो में तब मेजर होता है जब कोई हाइड्रोजन बांड नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पैरा जब मेजर होता है। सेम अगर नाइट्रेशन करेंगे तो आर्थो एंड पैरा पे क्या नाइट्रेशन हो जाएगा। तो आप बताओ प्रोडक्ट कौन मेजर होगा, हमेशा पैरा होगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा। सेम ऐसे में सल्फोनेशन कराते हैं तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और मेजर कौन होगा, पैरा होगा। सेम एज फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का एल्की हाइड्राइड रिएक्शन CH3Cl और AlCl कराते हैं तो फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। अगर वहाँ CH3COCl करते हैं तो फील्ड क्राफ्ट एसाइलेशन बनते हैं। यहाँ भी आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है, तो मेजर कौन बनता है, पैरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसमें एसाइल ग्रुप यूज करें हैं तो क्या बन जाएगा, आर्थो एंड पैरा बन जाएगा, आर्थो माइनर हो जाएगा, पैरा मेजर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा टॉपिक अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज एक्सपेंशन, आपको तीन टर्म को एग्जांपल थ्रू बताना है। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, एक और सबस्ट्रेट है। मान लो इसका वाई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो देखो सिंपली अपने सबस्ट्रेट की जगह आ गया। जहाँ एक्स निकला वहां पे वाई आ गया। तो जहाँ पे एक्स निकला वहां पे वाई आ गया, तो कुछ तो चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज नहीं हुआ जैसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। ठीक है, आपको याद क्या रखना, जब भी वो ना बोलेगा, मान लो ए, इस सबस्ट्रेट से ए बन रहा है, तो वो क्या है, रिटेंशन है, इन्वर्जन है, क्या है, ये आपको बताना है, या रेसमाइजेशन है, ये आपको बताना होगा। तो याद रखना, जहां पे ये एक्स ग्रुप जा रहा हो वहीं पे वाई ग्रुप आ जा रहा, तो ये रिटेंशन होता है। अब इस केस में देखो, वाई केस में देखो, सॉरी सेकंड बी केस में देखो, ए के केस में क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, क्योंकि जहां से हटा एक्स वहां पे वाई आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई केस में आओ, देखो एक्स तो यहाँ है, मतलब अगर एक्स यहाँ है, लॉजिकली एक्स इधर होना चाहिए, ये इस साइड होना चाहिए था। बट देखो वाई किधर साइड है, एक्स इधर है, वाई इधर साइड आया है।
और ध्यान देखिए जो सी एच थ्री इस साइड पे सॉलिड पे था वो इस साइड पे सॉलिड पे आ गया, जो हाइड्रोजन इस साइड पे डैश पे था वो इस साइड पे डैश पे आ गया, मतलब उसको उल्टा हो गया। वाई एक्चुअली वाई होना चाहिए इधर साइड, बट है इस साइड, मतलब कि इसमें क्या हुआ, एक्स एक्स इस साइड है, वाई इस साइड है, मतलब सेम रिटर्न हुआ। बट इसमें तो वाई क्या नाम, एक्स इस साइड है बट वाई इस साइड आया, अपोजिट साइड है, सेम साइड है, उसके उल्टा साइड आया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर ए एंड बी दोनों मिल जाए, अगर इसका रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल्स करते हैं और ए एंड दो बी दोनों मिल जाए, उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर कोई 10 कोई थोड़ा सा जितना कोई रेसमाइजेशन क्या होता है, सिंपली अगर पोलरिटी मीटर में कोई कंपाउंड रखते हैं, कोई इधर इतना पॉजिटिव जाता है तो उतना नेगेटिव हो जाता है, ओवरऑल जीरो हो जाता है, तो उसको हम रेसमाइजेड प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपली उतना कुछ आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए, अगर एल्किल हैलाइड एक्स जो है सेम उस पर वो न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो उसे हम डिटेंशन बोलते हैं, उसके अपोजिट आ जाए इन्वर्जन बोलते हैं, और दोनों आ जाए 50-50 से उसको रेसमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ला अभी लास्ट टर्म नहीं, इससे पहले और कुछ रिएक्शन दिखा, देखो अभी मैंने लास्ट में बोला था कि जो क्लोरोबेंजीन हाइड्रोबेंजीन को इजिली रिएक्शन नहीं करते हैं। मैंने बोला ही नहीं बोला था, मैंने बोला क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को इजिली रिएक्शन नहीं करते जब तक उन पे बहुत सारे विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाते हैं। देखो यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगाए हैं, बट नोटिस करना, देखो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई रखे हैं और प्रेशर हाई रखे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे देखो फिनोल हाइड्रोजन बनी हुई है, यहाँ फिनोल बनाया है, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक्टिवेशन एनर्जी काम करा। अब यहाँ देखो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने का काम, एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का काम कर रहा है यहाँ पे NO2 ग्रुप, और इसके साथ टेम्परेचर भी बहुत हाई, इसलिए रिएक्शन हो जा रहा है। बट इसके अंदर देखो दो NO2 है तो टेम्परेचर थोड़ा कम लगेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट इस केस में 3 NO2 है, जो पहला एग्जाम्पल देखो, देखो इसमें सिर्फ हीट किए हैं और प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इतना हाइड्रोजन को निकालना है तो सिंपल NO2 ग्रुप लगाओ। NO2 ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा तो इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही तो चाहते हैं हम, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया गया, और ऐसा मैंने एक बार दो बार देखा है, क्या नाम क्वेश्चन पूछा है, जैसे 2000 नीट 2000 अच्छा 18 में पूछ लिया था कौन सा एलाइलिक कार्बन होता है, तो इसलिए मैंने आपको दिया है। देखो, जो कार्बन के बगल, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल, देखो डबल बॉन्ड है ना, इसके बगल वाला कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। जब दोबारा कभी एग्जाम में एक बार पूछा गया एलाइलिक कार्बन, जब भी एलाइलिक कार्बन पूछे तो देखना डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं। बट अगर डबल बॉन्ड पे ही कुछ ग्रुप हो तो उसे हम बिनाइलिक बोलते हैं। या ये देखो बिनाइलिक है, बिना हाइड्रोजन है, ये बिनाइलिक हाइड्रोजन है, अगर एक्स को मान लो हाइड्रोजन मान लेते हैं, तो ये क्या है, एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये बिनाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, पहचानना आ गया बिनाइलिक एलाइलिक में डिफरेंस। बिनाइलिक मतलब सेम डबल बॉन्ड के कार्बन को, एलाइलिक मतलब एक कार्बन छोड़, डबल बॉन्ड के कार्बन छोड़ के। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये क्वेश्चन अभी नीट 2024 में ही आया था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोजन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग ऑफ एग्जांपल, नहीं नहीं नहीं, सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो यूनिवर्सली उसमें होता है ब्रांचिंग की। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोल रहा है अगर जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट वन होगा, तो जितना मतलब जितने सिंपल चैन हो गए, नॉर्मल जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा। देखो इसमें देखो, ये देखो, ये देखो स्ट्रेट चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 375 है। ये स्ट्रेट चेन में थोड़ा सा क्या होगा, सेकेंडरी बन गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ये टर्सरी बन गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कितना हो, सिंपल स्ट्रेट चेन का होता है, जितना नंबर ज़्यादा ब्रांचिंग हो उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और याद रखें, ये चार्ट जो दिया गया है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सब चीज़ आप समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला है, इस सी एस थ्री सब में बॉन्ड लेंथ सब में ज़्यादा किसका ज़्यादा होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो बोलोगे एनसीईआरटी तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी में जो है सब तुम्हें एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। देखो, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3N किसका बॉन्ड लेंथ होगा सबसे ज़्यादा। देखो, ये हो गया कार्बन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया, सॉरी कार्बन थोड़ा बड़ा हो गया बट ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया आयोडीन। अब सॉरी आयोडीन गलत बन गया, आयोडीन ये होगा और ये हो गया कार्बन। अब बताइए, जहां जब सबसे ज्यादा रेडियस, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा साइज बड़ा होगा, सबसे ज्यादा देखो बड़ा किसका साइज, आयोडीन का है। बिल्कुल बात सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हाईलाइट कर दूं आपको दिख जाएगा अच्छे से। देखिए, आयोडीन साइज सबसे बड़ा है क्योंकि वहां पे बॉन्ड लेंथ, आई की साइज बड़ा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। अब बताना बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कहाँ किसका ज्यादा हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सबसे अच्छा बॉन्ड, देखो छोटे छोटे में सबसे अच्छा बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ सबसे अच्छा बॉन्ड बनेगा, यहाँ थोड़ा कम अच्छा बॉन्ड बनेगा, यहाँ सबसे कम, यहाँ सबसे खराब बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड मतलब बहुत ही बेकार वाहियात बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनेगा वाहियात तो उसका क्या साइज बहुत, क्या नाम, लेंथ बढ़ जाता है। बट हमें पूछा है कि सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ होगा, जो अच्छा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वहाँ बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ है, पहले केस में CH3F के बीच में है, ठीक है। ऐसे उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर रहा। अब पूछा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक डिफरेंस जो होता है CH3F में है, तो इसलिए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट और है इसमें, देखो, आर्थोक्लोरो, आर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, ये तीनों दिया गया है। आपको बताना है इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का हल। आप बोलेंगे सर ये सब आप तो रटा रहे हैं भाई, सब एनसीईआरटी में दिया गया है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में जो भी दिया गया आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो, देखना यार, नोटिस करना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसका, ये देखो, पेन ले, हम पेन यूज कर, ड्राइंग पेन निकालते हैं, ठीक है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, देन पैरा का ज्यादा है, देन आर्थो, देन मीठा। ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे ये है, सॉरी ये है मेल्टिंग पॉइंट गार्डर। तो अब इसे याद कैसे रखना, ये तो भूल जाएंगे। याद रखने के लिए एक हमारे पास ट्रिक रहेगा। ट्रिक हमारा सिंपल है। अगर एमपी के क्रिकेट आप लोग सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं। अगर एमपी का कोई प्लेयर है, एमपी के प्लेयर को ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है। भाई बोलेंगे सर क्या बकवास लॉजिक, अरे भाई हमें याद करना तो थोड़ा बहुत लॉजिक, नॉनसेंस लॉजिक है ना। जो एमपी की क्रिकेटर होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, पैरा का होता है, देन किसका होता है, आर्थो का होता है, देन मेट प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच मतलब सबसे ज्यादा पैरा का होगा, फिर आर्थो का होगा, फिर मेटा होगा। एमपी के प्लेयर जैसे रजत पाटीदार, आरसीबी का प्लेयर, देखो उसको प्लेयर ऑफ द मैच अभी 2-3 बार मिल चुका है। तो सिंपल से ये याद रखना कि एमपी के प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच ज्यादा मिलता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, पैरा, प्लेयर ऑफ द आर्थो, देन मेटा। और सेम आते हैं अभी बॉइलिंग पॉइंट। अगर बीपी का प्रॉब्लम हो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, बीपी का प्रॉब्लम हो तो ओम प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा एक डॉक्टर है, बीपी का प्रॉब्लम है तो ओम प्रकाश मिश्रा के पास जाइए, आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो याद कैसे रखना, बीपी का क्या रखना, आर्थो पैरा मेटा। अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो ओम प्रकाश मिश्रा, आर्थो पैरामीटा। और अगर एमपी में देखते हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्टली प्लेयर जो एमपी के प्लेयर होते हैं उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे रजत पाटीदार आरसीबी का, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, मजा आया। अगर मजा आया तो आप हमारे चैनल की मेरे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को साथ शेयर करिए। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा तो एनसीईआरटी को हम क्या करेंगे, ऐसे सारे चैप्टर कवर कराएंगे और कम टाइम में कवर कराएंगे। बट आप लोग जनरली शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए सर आपको कैसा, आप लोगों को कैसा अच्छा है, उसी हिसाब से हम और एफर्ट डालेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।